दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से हैं कमजोरी के संकेत और इस हफ्ते 2 दिन लगातार सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद आज फिर से सुस्त और हल्की शुरुआत, कमजोर शुरुआत के हैं आसार। उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन आ चुका है और यूजुअली फायरवर्क्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी एक्सपायरी से पहले वाला मिड वीक सेशन। क्या कुछ होने वाला है आज बाजार में? दीप, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है इस मिड वीक सेशन में कि कल की एक्सपायरी निपटे तो काम फिर आगे का सोचे क्या करना है क्या है, लेकिन संकेत शुरुआत करने के लिए अच्छे है नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। तो रख दूं आपके साथ, बताएं, बताना तो पड़ेगा। हाँ, जानना तो है। आइए, 4 महीनों के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते दिखे हैं अमेरिकी बाजारों। यहाँ पर गिरावट लगभग 300 अंकों की रही है, 400 अंकों की रही है डाउ में और 200 अंकों की गिरावट रही है नैस्डैक में। डॉलर इंडेक्स 10 महीने की ऊंचाइयों पर 106 के आसपास है और 1 अक्टूबर से सीमेंट महंगा होने जा रहा है। दक्षिण भारत में और उत्तरी भारत में 2 जगह सीमेंट में दाम बढ़ने की संकेत आते दिख रहे हैं। आज है लिस्टिंग 2 कंपनियों की, सिग्नेचर ग्लोबल और साइंस सिल्क्स की लिस्टिंग आती हुई दिख रही है। और एक और इशू, इसका आखिरी दिन है अपडेटर। तो ये 3 है और तीनों का विश्लेषण भी आपके लिए होता हुआ दिखेगा भी। बिल्कुल, अपडेटर के बारे में एक बार फिर से आपसे जानकारी लेंगे। हालांकि कल दोपहर को हमारी बात ज़रूर हुई थी, बट उस पर आपसे राय लेनी है सर, और पूरे बाजार के एक्शन को समझना है कि आपको किस तरह से आज तैयारी करनी है ट्रेड के लिए, स्पेशली जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं। बट एक बड़ी खबर इस समय आती हुई दिख रही है। थोड़ा खबर से शुरुआत करते हैं सर। हमारी बड़ी खबर है ये, अगले महीने से यानी कि सैटरडे से 1 अक्टूबर से संडे से 1 अक्टूबर से दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम बढ़ने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग है सर। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, 30 से 40 रुपए प्रति बैग ये दाम बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी सितंबर में हमने प्राइस हाइक का ट्रेंड देखा है, एक और प्राइस हाइक होने की तैयारी में। और दीप, ये बड़ी खबर है क्योंकि दक्षिण भारत में प्राइसिंग पावर कम है और वहाँ पर अगर 30 से 40 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ते हैं तो ये बड़ी बात है। और ऑलरेडी सितंबर में दाम बढ़ चुके थे, तो इस बार दाम बढ़ने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले से जो दाम बढ़े वो दाम जो बढ़े दाम एब्जॉर्ब कर पा रहा है मार्केट, और इसीलिए कंपनियां दूसरी बार दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, नॉर्थ में भी आप 10 से 15 रुपए या 20 रुपए तक के दाम बढ़ने की बात कर रहे हैं। और ये डीलर्स का जो सीमेंट के डीलर्स हैं उनके चैनल चेक से ये पता चल रहा है कि 1 अक्टूबर से दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में दाम बढ़ सकते हैं। पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया में ऑलरेडी दाम बढ़ चुके हैं, तो शायद इस वजह से वहाँ उनका नाम नहीं आया। लेकिन दक्षिण में स्पेसिफिकली जो साउथ का मार्केट है वो थोड़ा प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा है, वहाँ पर बढ़ाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा डेवलपमेंट है सीमेंट स्टॉक्स के लिए, और मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स यहाँ से बढ़िया आउट परफॉर्म कर भी सकते हैं। अच्छी खबर है सीमेंट शेयरों के लिए। तो दाम बढ़ने की जो खबर आ रही है 1 अक्टूबर से, यानी कि नए महीने की शुरुआत से ही दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में दोनों ही जगह, लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादा दाम बढ़ने की तैयारी होती दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग है। तो सीमेंट सेक्टर आज फोकस में रहने वाला है। सेक्टर रहेगा। वैसे भी पिछले 1-2 दिनों से बाजार के कमजोर मूड के बावजूद सीमेंट शेयर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह भी यही है कि इनकी प्राइसिंग पावर आ रहा है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है दीप, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्राइसिंग पावर है। तो ये बढ़िया खबर है। तो फिर अगर आपने ये खबर दी है तो फिर इस खबर पे एक स्टॉक ऑफ द डे भी मैं देने की तैयारी करता हूँ। जब तक दूसरी कमेंट्री हो तब तक मैं सोचता हूँ कि कौन से स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन हो सकता है, जो दोनों ही आपको नॉर्थ और साउथ कवर करने वाला ऐसा स्टॉक हो। तो देखते हैं। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सीमेंट कंपनियों के लिए। ओके, तो सीमेंट के लिए बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। और जैसा अंजय ने कहा, स्टॉक ऑफ द डे भी दक्षिण भारत में इंडिया सीमेंट है, रैमको है, एनसीएल इंडस्ट्रीज है, ये 3-4 तो है ही। 3-4 तो है। चलिए, तो एक स्टॉक ऑफ द डे भी आएगा इस खबर के दम पर। अच्छा, सेक्टर की बात निकल ही आई है, तो आज हमारी हेडलाइन में भी जो हम बात कर रहे थे, आईटी सेक्टर भी फोकस में रह सकता है सर। एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, आईटी पर ऑफ ऑल द सेक्टर्स। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की। बिल्कुल दीप, और आईटी पर सेम चीज है। देखिए, सीमेंट में भी जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था कि साउथ में दाम बढ़ेंगे, दक्षिण में इसकी उम्मीद नहीं है किसी को। और आईटी पर जो रिपोर्ट आई बहुत इंटरेस्टिंग है मॉर्गन की तरफ से। और इस रिपोर्ट की भी सबसे खास बात ये है दीप कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मॉर्गन की तरफ से अपग्रेड कहूँ या क्योंकि एक अच्छी रिपोर्ट आ सकती है। इस रिपोर्ट में भी एक खास बात यह है कि इस वक्त पूरा पिछले 6 दिनों से आप देखिए, 6-7 दिनों से आईटी स्टॉक रोज गिर रहे हैं। आईटी पर इस वक्त कॉन्सेंसस बेरिश कॉल है। सबको मंदी लगती है और किसी को उम्मीद नहीं है कि इस साल में कुछ होना है। लेकिन अगले साल को लेकर जो
बेहतर हो सकता है, और वित्त वर्ष 2025 जो बेहतर हो सकता है वो प्राइस में कहीं भी नहीं आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वित्त वर्ष 2024 छोड़ दीजिए, खराब है, सबको पता है और वो प्राइस में आ चुका है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 आईटी सेक्टर के लिए बेहतर होगा। और उस लिहाज से आईटी शेयरों में इनकी खरीदारी करने के लिए इनकी टॉप पिक एचसीएल टेक है दिग्गजों में। नंबर 2 पे इनके पास विप्रो और इन्फोसिस है। ये 3 स्टॉक पर ये काफ़ी पॉजिटिव है। नो डाउट लिस्ट लंबी है, बाकी कई सारे शेयरों पर पॉजिटिव भी है, लेकिन ये रिपोर्ट बेहद इंटरेस्टिंग है और इस लिहाज से भी जरूरी है और इंटरेस्टिंग है दीप कि अब आपको लाइफ टाइम हाई के आसपास वो सेक्टर चाहिए जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अगर मैं आज एक ट्रेडर के तौर पर आईटी सेक्टर को देखूं तो मेरे लिए कोई मौका बनता नहीं खरीदने का। लेकिन अगर मैं एक फंड मैनेजर हूं और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है, मुझे अगर 2 साल के लिए पैसा लगाना है तो मैं कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने इंतजार करूंगा, ये 6 महीने निकाल दूंगा। इन 6 महीने में मुझे मौका है निवेश करने का। 2025 वित्त वर्ष 2025 अगर मेरे लिए बेहतर होना है, 2026 अगर मेरे लिए बेहतर होना है तो मैं धीरे धीरे आईटी शेयर अक्यूमुलेट करूंगा। तो ये रिपोर्ट फंड मैनेजर्स के लिहाज से जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर बड़ा पैसा लगाते हैं उनके लिए एक लाइट दिखाने वाली है। और आप आज बिल्कुल सही वक्त पर सारे सेक्टर्स पकड़ के ला रहे हैं, तो एक शेयर आईटी से भी मेरी पसंद का निकाल के दूंगा। अरे वाह, मेरी पसंद का ये आपने मूड अच्छा कर दिया। नहीं, बाकी सब जो भी है हाँ हमारे बाजार में हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए आप स्टॉक्स कोई रिपोर्ट के दम पर ये चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। तो आई थिंक दोनों ही खबरें सेक्टर्स के लिहाज से अच्छी है। आईटी के लिए भी ये बढ़िया खबर है और वैसे भी थोड़े आईटी स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट के लिहाज से ये आज बाउंस बैक देने का काम कर सकता है। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आईटी सेक्टर के लिए आज के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। बढ़िया सर, आज ही के लिए ठीक है। चलिए, तो दो बढ़िया चीजें आपने कर दी हैं हमारा मूड अच्छा करने के लिए, बट कुछ खराब चीज़ों के बारे में भी बात तो करनी पड़ेगी सर, स्पेशली जो ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है। पहले भाव समझेंगे, फिर हमारे बाजार के एक्शन की बात करते हैं। चल क्या रहा है सर? हम वैसे कल बात कर रहे थे कि अमेरिकी बाजार ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा मूडीज़ के डाउनग्रेड और बाकी बॉन्ड डील को लेकर। अब कल शाम ये जो बड़ी गिरावट आई है, इसको कैसे समझें? देखिए, इस गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये कि 30 सितंबर की वो तारीख जिसको लेकर अमेरिका में डर है और जिसको लेकर मूडीज ने भी कल आपको डराया था कि भाई साहब अपना ये जो डेट सीलिंग वाला संकट है इसको खत्म करो, नहीं होगा तो फिर है ना इस बार हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिच और एसएनपी ने आपको डाउनग्रेड करके AA+ कर दिया। हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमारे धैर्य का इम्तिहान न लें, मतलब फिर हमें भी करना पड़ेगा। ये मूडीज ने कहा है, तो एक वो डर तो है ही है। और कल और आज में उस दिशा में कोई खास प्रगति हुई नहीं है, राइट? नहीं हुई तो फिर क्या करोगे आप? करेक्ट। तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि भाई डरेंगे, यस, और अमेरिकी बाजार डर रहे हैं। लेकिन ये इस डर के साथ साथ कुछ और चीजें मिली है जो है तो पुरानी, लेकिन मतलब वो कहते हैं थी तो बीमारी, लेकिन थोड़ी और बढ़ती हुई दिखेगी, है ना। बीमारी क्या है? बीमारी ये कि डॉलर इंडेक्स आपका लगातार मजबूत हो रहा है। कल 10 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, 106 के ऊपर है जी, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम। दूसरी बॉन्ड यील्ड्स है। बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रही हैं, बढ़ते बढ़ते 16 साल की ऊंचाइयों पर हैं और टिकी हुई है, बढ़ भी रही, मजबूत भी हो रही, 4.5% के आसपास है। सो ये दोनों ही ट्रिगर जिनके दम पर अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार संकेत लेने की कोशिश करते हैं, दोनों खराब हो रहे हैं। अब इस वजह से इन दोनों संकटों को मिलाकर आपके लिए कमजोरी बनी है। लेकिन इसमें आग में घी डालने का काम तीसरी एक और चीज ने किया है। अच्छा। वो कि अमेरिका में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े हैं वो 4 महीने के लोएस्ट लेवल पर आते हैं। अब होता क्या है दीप के बाकी सब ठीक है, लेकिन जो पैसा खर्च करने वाले लोग हैं, खरीदारी करने वाले लोग, वो अब तक अमेरिका की इकोनॉमी को बचा के रखे। अगर वहां से भी कॉन्फिडेंस घट रहा है तो फिर तो दिक्कत वाला मामला है। और यही वजह है कि कल आपने देखा कि इन तीनों को मिलाकर जो दूसरा है कि नए घरों की बिक्री के आंकड़े भी वहां पर 7 लाख की उम्मीद थी, आए 7.25 लाख, तो इकोनॉमिक डेटा भी कमजोर आए। तो कल 2 चीजें तो आपको हो गई, तो पुरानी वाली थी, पुरानी चीज में कितना गिराओगे, है ना। लेकिन नया ये आया कि जो 2 इकोनॉमी के डेटा है, इकोनॉमी से जुड़े हुए डेटा, एक सेंटीमेंट वाला और एक सेल्स वाला, दोनों ही कमजोर रहे और इसलिए आपको 400 घटना पड़ा। 3.5 महीने के निचले स्तर पर डाउ है, 4 महीने के निचले स्तर पर नैस्डैक है। मूड खराब है। अब मैं आपको एक इन सब के बीच में एक अच्छी चीज बताने की, अच्छी चीज नहीं सॉरी कम खराब चीज, वो भी हम अच्छी मान लेंगे सर। अमेरिकी बाजार अपने बहुत सपोर्ट लेवल के करीब पहुंच गए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहां पर अमेरिकी बाजार पहुंच गए हैं। अब यहां से एक बार के लिए, मुझे नहीं पता कि बड़ी बनेगी नहीं बने, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बड़े मुंह के लिए जो अमेरिका तैयार होता दिख रहा है, अब एक बार के लिए अमेरिकी बाजार
एक तरफा गिरने के बाद अपने सपोर्ट लेवल के बेहद नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। अब इस सपोर्ट लेवल पर आज रुकें, कल रुकें या 1-2 दिन लगाएं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ से 33,600 के आसपास है, यहाँ से इमीडिएटली नीचे की रेस 1% से ज़्यादा नहीं दिखती मुझे। S&P में हाँ नीचे इमीडिएटली, अच्छा। उससे मतलब 1% नीचे गिरने का बन सकता है, लेकिन 3 से 4% की एक रिबाउंड आ सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब यहाँ पर सपोर्ट के लिहाज से बनता हुआ दिख रहा है। अब उससे ज़्यादा टूट जाए तब तो खैर, मतलब आज एक्चुअली देखा जाए तो पॉजिटिव बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पे हम उम्मीद करें कि अमेरिकी बाजार बढ़ेंगे, वो बात सही है, लेकिन कहीं न कहीं सपोर्ट तब होता है जब बाजार कहीं थोड़ा ओवरसोल्ड होने की कोशिश करते हैं। सारी बुरी खबरों को आपने देखो, फेड की रेट हाइक को पचा लिया, बॉन्ड डील्स वगैरह, आपके डॉलर इंडेक्स सबको पचा लिया, सारे डेटा भी नेगेटिव आ, तो अब कहीं न कहीं आप सपोर्ट लेने की कोशिश एक बार कर सकते हैं, और जब वापस वो उछाल मिलेगी तब आपको बेचने की राय। और यही हाल कमोवेश हमारे बाजारों की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखेगा। हम भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, अमेरिका भी बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा, हम भी बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह ये है जबकि हमने 20-200 से करेक्शन देखा है, अब जहां हम पहुंच रहे हैं वो हमारे बाजार लगभग सपोर्ट के लिए। और एक और चीज़ अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में हमारे बाजार उतने कमज़ोर हो नहीं रहे जितने ग्लोबल हो रहे हैं। यस, करेक्ट। और उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये कि हम अमेरिका अब कमज़ोर होने लगा, हम पहले से हो गए थे। करेक्ट। दूसरी वजह ये कि हमारी कमज़ोरी की वजह अमेरिका नहीं है, हमारी कमजोरी की वजह थोड़ी बहुत कच्चा तेल थी जो 96-97 पहुंचा, अब ये भी 92-93, तो थोड़ा वहां से कम रहा है कि ये बढ़ना बंद कर दिया। डॉलर इंडेक्स थोड़ी हमारी कमजोरी की वजह है, उस पर हमारा रुपया अलग से करेक्शन दे रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास हम मैनेज करके चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस वजह से हम सबसे ज्यादा गिरे थे वो एफआईएस की बिकवाली। तो एफआईएस की बिकवाली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आंकड़ा और दबाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। और दूसरा, 20,000 के आसपास लोकल फंड्स नहीं खरीद रहे थे एफआईएस की बिकवाली के सामने भी। अब 19,500 के आसपास, 19,600 के आसपास लोकल फंड्स को भी लगता है कि थोड़ा बहुत खरीदा जा सकता है। तो इसलिए हम कम गिर रहे हैं, हम कम गिरेंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2 दिन, आज और कल। जो कमजोरी होनी है आज और कल 2 दिन में हो जाएगी, जो होनी है। इन 2 दिनों में अब हम 19,500 पे ही रुक जाते हैं या 19,250, 19,300 तक आते हैं, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि समझो आज वापस अमेरिका 300-400 घट जाए तो आप कोई बड़ी बात नहीं, कल एक्सपायरी तक आप 19,250, 19,300 जहां से आपने तेजी बनाई है, 31 अगस्त का लो, 30 सितंबर का हाई है, 30 सितंबर का लो वापस शेष कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप अब आगे हैं सपोर्ट जोन में, बिल्कुल ये बड़ी चीज है। सो मुझे लगता है कि जो भी ट्रेडर्स है, लॉन्ग ट्रेडर्स है, उनको आज और कल की जो तकलीफ देखनी है। नई सीरीज की शुरुआत के साथ थोड़ा सा आप माहौल बेहतर होते हुए देखेंगे, दबाव कम होगा, क्योंकि तब अमेरिका आपके सपोर्ट के नजदीक आ जाएगा, आप सपोर्ट के नजदीक आ जाएंगे। जो ट्रेडिंग पोजीशन हल्की होनी है थोड़ी बहुत, और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने, वो हो जाएंगे। लॉन्ग रोलर्स कम होंगे। जब नई सीरीज की शुरुआत करेंगे तो एफआईएस की भी लॉन्ग पोजीशन हल्के नोट के साथ आप करेंगे, कम ओपन इंटरेस्ट के साथ करेंगे। सो मैं आज और कल 2 दिन शांति से निकालना चाहता हूं, ज़्यादा उछल कूद नहीं, बहुत ज़्यादा मार्केट में होगी, आपको नहीं करना है, ठीक है। और पोजीशन लिमिट में रखो, 1-2 दिन निकल जाने दो, बाद में देखेंगे। एक्सपायरी निकाल दो, ठीक है। अच्छा चल सर, एक्सपायरी तो निकाल देंगे, पर उससे पहले आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन है, कल का पूरा ट्रेडिंग सेशन है। तो एक सवाल बन रहा था, कल हमें संकेत थे कि अमेरिका कमजोर होगा, दिख रहा था कि कमजोर होगा। खैर अनुमान से ज्यादा कमजोर है वो अलग बात है, बट दिख रहा था। बट कल और परसों, मंडे और ट्यूसडे, दोनों दिन हमारे बाजार ग्लोबल मार्केट्स के सामने बेहतर रहे हैं, होल्ड आउट रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, राइट? तो क्या आज भी हम कंपैरेटिवली बेटर रहेंगे या फिर आज रिएक्ट करेंगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है, और हाँ इसका जवाब हाँ है। हम ग्लोबल जितने खराब नहीं होंगे। देखो हाँ, होना तो पड़ेगा, है ना। अगर मेरा मूड खराब है तो थोड़ा आप पे असर तो आएगा, आपका खराब है तो मैं भी साथ में बैठता हूं तो असर तो आएगा, है ना। यार आज तो देश स्माइल ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। आप बोलोगे आज सर लगता है कहीं या तो सर को डांट पड़ी या सर किसी को डांटने वाले ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो साथ साथ रहने का तो असर तो आता है ना। तो थोड़ा असर तो हम पे आएगा, लेकिन कम आएगा। हम उतना नहीं गिरेंगे। रीजन भी क्लियर है हमारे लिए गिरने में। सी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ किसी को बेचना जोर से नहीं है, लेकिन लेने का मन नहीं हो रहा। ले तो किस बात पे, मतलब ऐसा लगे ना कि 9:15 बजे इसलिए ले लूं कि 3:30 बजे भाव ऊपर दिखेगा, आज इसलिए ले लूं कल ऊपर दिखेगा, वो नहीं हो रहा। वो मतलब कूद के लेने की जो इच्छाएं थी ना, वो मर गई, दब गई। तो अब वो चीज है ना, कहीं से कोई वो क्या ग्रीन शूट्स वो दिखे ना कि हाँ भाई ऐसा माहौल बन रहा है कि हाँ ग्रीन शूट्स है, अब लिया जाए, वो अभी मिसिंग है। अभी किसको लेना है? वो लोगों का मुझे यार ये लेना था 450 रुपये में 400 हो गया, हाँ अब ठीक है, आ गया 10% नीचे ना,
ये तो लेना ही था अपने को 4.5, अब ले लेते हैं। तो ये ऐसे थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं कितने, गिनती के थोड़े बहुत फंड मैनेजर जिनको गिरते मार्केट में गिरते मार्केट में सबको बेचना है, चढ़ते मार्केट में सबको लेना है। सो इसलिए एग्रेसिव बायर, मोमेंटम बायर ये कोई है नहीं। इसलिए आप बहुत बढ़ेंगे नहीं, लेकिन घटेंगे कम, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कम है। अगर ग्लोबल खराब हो, एफआईज बेचे और हमारे भी आके सब लोग बेचे, तब तो जोर से घटे। सो हम, ये आपने अच्छा सवाल पूछा, घटेंगे कम घटेंगे ग्लोबल के मुकाबले में, हमारी आउट परफॉर्मेंस रहेगी। हाँ, चलिए। हाँ, अगर वो 1.5% घट रहे हैं तो 0.5%, आधा % 1% से काम चला लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे। उनके जितना नहीं घटेंगे, ना। चलिए, तो वैसे आज आप सुबह कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं सर, सेक्टर्स की भी बात कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ। 2 दिन तक, 2 दिन निकाल लो, भाग न जाओ, बस 2 दिन चलते हैं। हाँ, 2 दिन निकल गए ना, ये आज और कल के दिन तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जो अच्छा है, देखो आईटी पे थोड़ी अच्छी खबर आ गई, सीमेंट पे थोड़ी अच्छी खबर आ गई। मुझे पता है, देखो क्या प्रॉब्लम है दीप, कि जहाँ एफआईएस की होल्डिंग है ना, वहाँ आपको ज़्यादा तेजी की उम्मीद अभी रखनी नहीं है। गॉट इट। जब तक इनका मूड ना बदले, इनके पास जो वही बेचेंगे। लेकिन कहीं कोई सेक्टर तो आपको ऐसा चाहिए ना जो सपोर्ट देने आ जाए। अब सीमेंट ठीक हो सकता है, लेकिन सीमेंट का वेटेज नहीं है, ठीक है। आईटी का वेटेज है। अगर समझो आज ऑन एन एवरेज आईटी स्टॉक 1 से 2% चल जाए, निफ्टी में 6 बराबर है, तो आप कैसे घटेंगे फिर आप कैसे घटेंगे? कोई तो सपोर्ट दे ही देगा ना। अब रिलायंस, एचडीएफसी बैंक कितने घटेंगे? पहले से घटे हुए हैं। गिराने के लिए भी तो कुछ आपको नया चाहिए ना। करेक्ट सर। तो इसलिए मेरा कहना है कि कहीं कोई अगर सेक्टर सपोर्ट देने के हिसाब से आ जाए तो बढ़िया है। ठीक है सर, तो चलिए बताएं फिर आज के सेटअप्स कुछ। ग्लोबल नेगेटिव, एफआई नेगेटिव। अरे उसके पहले थोड़ी सी एक बार स्ट्रेटेजी बता दूं। एफआई की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी दोनों प्रेशर तो रखेगी। कल की एक्सपायरी तक, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट है लेकिन देना जरूरी, कल की एक्सपायरी तक बड़ी रिकवरी की संभावना नहीं है। छोटी मोटी आएगी, पिलाई हो जाएगी वापस से, ऊपर से। हाँ, वापस आए, बड़ा अच्छा हो ले। कल आपको ध्यान है 2 बजे हम क्या बात करें, 19,700 पार होते नहीं, जबकि 19,675 पे 1.5 घंटे में दीप अपने से 25 पॉइंट नहीं चढ़ा गया। पूरे दिन 60 अंक में थे। करेक्ट। तो जबकि आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 700 पे, आप 675 पे, डेटा वो बता रहे हैं कि रिकवरी बड़ी नहीं आ सकती, कल तक उम्मीद कम है। ठीक है। कोई खबर से आ जाए तो बड़ी अलग बात है, डेटा से नहीं आएगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी लेकिन दोनों अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं, और वो सपोर्ट लेवल आपके सामने 19,450, 19,550 निफ्टी का है, और बैंक निफ्टी का 43,800, 44,000 मजबूत सपोर्ट जोन है, कोई डाउट नहीं। ऊपर 19,800 के ऊपर निकलकर बंद होंगे तो आपको रिकवरी का पहला संकेत मिलेगा। 45,000 के ऊपर बंद होंगे तो पहला संकेत मिलेगा। ये लेवल मैंने थोड़ा सा नीचे किया है। कल ये लेवल 19,900, 45,400 था, आज मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया। 19,800 और 45,000 के ऊपर जब निकले तो थोड़ा संकेत रिकवरी का आएगा। ओके, चलिए आज के सेटअप क्या बोल रहे हैं सर? आजकल का सेटअप ग्लोबल नेगेटिव, एफआई नेगेटिव, डीआई पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल है। सेंटीमेंट थोड़ा सावधानी भरा है, अभी खराब नहीं हुआ है, सावधानी भरा है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, कल के जैसे ही है, कल जैसी सेम टू सेम। ओके, निफ्टी 19,550, 19,600 पहला सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे 19,465 से 19,525 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है आपके लिए निफ्टी पर। ऊपर की तरफ 19,675, 19,735 ये आपके लिए पहली ऊपर की रेंज है। 19,750, 19,800 स्ट्रॉन्ग सेल जोन निकल कर आता है। इस रेंज में जरूर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करें, बिक वाली भी करें, कोई टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी 44,400, 44,525 ये 125 पॉइंट की रेंज है आपके लिए पहला सपोर्ट, और इसके ठीक नीचे 44,000, 44,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है आपके लिए निफ्टी पर। हायर साइड पर 44,675, 44,775 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 44,925 से 45,000 ऐसी रेंज जहां पर प्रॉफिट बुकिंग, बिक वाली सब कुछ होगा जो आप नहीं देखना चाहते हैं अगर आप तेजी वाले ट्रेडर हैं तो। लेकिन 45,000 को पार करना अभी एक्सपायरी के पहले थोड़ा सा मुश्किल नजर आता। असंभव कोई भी नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन मुश्किल जरूर होती है ये आपके लिए। ओके, ठीक है सर। बड़े लेवल्स फिर आज के एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन घट के 48% पे आ गई। पुट-कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस इंट्राडे 19,575, क्लोजिंग 19,500। इसको डीप स्टॉप लॉस रखना है वो 19,500 का भी रख सकता है, जिनको छोटा रखना है इंट्राडे क्लोजिंग इंटरचेंज कर सकते हैं अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है या बड़ा रखना है। बैंक निफ्टी यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 44,400 इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी अपने यही रखना है। ठीक है। लॉन्ग साइड पे स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पे थोड़ा छोटा किया है, 19,800 इंट्राडे क्लोजिंग, 45,000 इंट्राडे क्लोजिंग, जो बताई दिया मैंने कि थोड़ा सा छोटा किया। ठीक है। नई पोजीशंस फिर बेचिए,
और बेचना है आपको 19,800 के स्टॉप लॉस के साथ। 19,635 600 दो छोटे टारगेट है, 575 550 और 525 तीन मीडियम टारगेट है, 19,450 से 465 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। और जो लोग खरीदना चाहते हैं और खरीदने के लिए आपके लिए जो अच्छी रेंज है 19,525 से 19,600 की रेंज में दो टुकड़ों में लीजिएगा। 19,425 का स्टॉप लॉस है और तीन टुकड़ों में लेना तो आप 465 के आसपास भी ले सकते हैं, नहीं तो 425 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीपू 19,635 665 दो छोटे टारगेट है, 700 725 और 750 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी इस रेंज में। एक टारगेट चाहे तो ऊपर का और लिख लें 19,800 का, चाहे तो वहाँ तक का आपके अपसाइड बनेगा अगर बन गया तो। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दो तरीके से बेचा जा सकता है। एक बेचने के लिए दीप जो है थोड़ी हायर रेंज पे, और वो है 44,750 से 44,900 की रेंज में बेचिए। ठीक है, ये 150 पॉइंट की रेंज में बेचिए दो टुकड़ों में, 700 पे 900 925 पे, और स्टॉप लॉस 45,000। क्लियर है। और टारगेट जो बनेंगे 44,675 625 दो छोटे टारगेट हैं, 550 450 और 400 तक के बड़े टारगेट के लिए इस रेंज में बिकवाली करने। लेकिन चूंकि इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है ऊपर आने का, तो आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी बेचने की राय 44,800 के स्टॉप लॉस के साथ है, और 44,800 पिछले कल के हाई के आसपास का है, वो स्टॉप लॉस लगाकर आपको बेचना है। टारगेट जो बनेंगे 44,550 400 दो छोटे टारगेट, 325 और 202 मीडियम टारगेट, 44,125 44,000 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। गॉट इट। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी कुछ खरीदने वाली बात है। एक्चुअली 44,400 के आसपास एंट्री पॉइंट बनता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं कि पूरा वहीं ले लो। तो 44,400 44,200 400 ये दो लेवल पे आप खरीद सकते हैं। 44,000 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 44,525 600 दो छोटे टारगेट हैं, 725 775 और 900 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ओके, चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी का व्यू अनिल जी का। अच्छा, थोड़ा डेटा भी समझाइए। एफआईएस की तरफ से तो कुछ ज़्यादा एक्शन बन नहीं 700 करोड़ की कैश में बिकवाली, लेकिन 1,200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी, तो थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर बढ़ाया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, हाँ। लेकिन वो जो बढ़ाया है वो उधर सेट ऑफ कर दिया है। हाँ। इंडेक्स में कम बेचा है, 350 करोड़ है, तो नेट उतना ही है। 2,000 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली का नंबर आ रहा है इंडेक्स और स्टॉक्स में मिला के, उतना ही कल भी बेचा है। लोकल फंड ने भी उसको देखते हुए 700 करोड़ का सामने लोकल फंड ने सीधा कर रखा है, अभी जितना आपको बेचना हमको उतना डालना है। बराबर वाला मामला दोनों का चल रहा है लगभग। ठीक है, डेटा के हिसाब से 19,700 ये मेक और ब्रेक लेवल है। 19,700 के कॉल पर 1 करोड़ 5 लाख शेयर है, तो 19,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो ही समझिए कि आप पॉजिटिव हैं। कल भी हम यही बात कर रहे थे, जब तक 19,700 के ऊपर नहीं है तब तक आप नीचे ही कमजोर ही हैं। नीचे इमीडिएटली सपोर्ट 19,600 पर है, जहाँ 88 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है। 19,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 30 लाख शेयरों का, वो पार करना माउंट एवरेस्ट की तरह हो गया। तो अपसाइड तो 19,800 के ऊपर की है ही नहीं, कितना ही बढ़िया कुछ हो जाए। 700 600 ये इनिशियल रेंज है। अगर 600 शुरुआती कारोबार में होल्ड करके टिक जाते हैं तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। असली तकलीफ 600 के नीचे ट्रेड करने पर होगी, तब आप नई रिस्क खोलते हैं, क्योंकि इस पूरे फॉल में आपने 19,600 को तोड़ा नहीं। परसों 19,600 था आपका लो, तो 19,600 के नीचे ट्रेड करना ज़्यादा तकलीफ का काम है। जब तक 19,600 के नीचे 65 पॉइंट नीचे तक ट्रेड करें तब तक तो ज़्यादा समस्या नहीं है, उसके नीचे जाने पर उसके नीचे जाने पर जी जी। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए आज की पूरी स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट लेवल्स। बट जैसा अनिल जी ने प्रॉमिस किया था, स्टॉक ऑफ द डे सीमेंट और आईटी दोनों आइडेंटिफाई भी किया है। आइए जानते हैं। बताएं सर। दालमिया भारत, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय, और दीप इसकी वजह ये कि ये उत्तर भारत में भी कारोबार, दक्षिण भारत में भी है, दक्षिण में थोड़ा कम है लेकिन है, और पैन इंडिया प्रेजेंस है जी, और सब तरफ जो प्राइस हाइक हो रही है उसका फायदा इसे मिलेगा। टॉप 5 प्लेयर में है, वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव। एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम है, इसको ना पूरी तरह से लार्ज कैप में गिनते हैं ना पूरी तरह से मिड कैप में गिनते हैं, बीच में ही है, इसे गिना जाता है। लेकिन इसलिए वैल्यूएशंस इसके वो लार्ज कैप वाले आ नहीं पाते और मिड कैप से बहुत बेहतर हो नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन गैप जो है उस हिसाब से ये एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, और कल भी थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर भी रहा था। 2330 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है। आप कल के लोस पे स्टॉप लॉस लगाएं। ये फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ इसी महीने के 2385 2410 2455 तीन टारगेट के लिए दालमिया भारत के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। आप चाहें तो दक्षिण भारत की कंपनी में इंडिया सीमेंट खरीद सकते हैं, NCL इंडस्ट्री खरीद सकते हैं। तो दालमिया तो मैंने पैन इंडिया की वजह से दिया, बाकी ये दोनों स्टॉक भी अच्छे मजबूत हैं। इंडिया सीमेंट मेरे ख्याल से बेंच से बाहर ही है ना? हाँ बाहर है, बाहर
नहीं बैन में आज आया, कल आ गया था, कल आ गया है, ओके आ गया बैन में आ गया नाम लेने की देर थी। तो चलिए, तो जो बैन के बाहर है बस वो खरीद लिए फिर। इनफैक्ट डेल्टा कॉप भी बैन में आ गया, तो डेल्टा बैन और इंडिया सीमेंट आए, ग्रेन्यूल्स बाहर हुआ है। ठीक है। और एक और स्टॉक है, हाँ। और वो है साइंट लिमिटेड। यहाँ पर भी जिस मॉर्गन स्टैनली की आईटी रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, मैंने कैश मार्केट का स्टॉक साइंट इसलिए चुना कि यहाँ पर इनके जो टारगेट बढ़ाकर इन्होंने दिए वो गजब के। पहले लेवल्स आपको दे दूँ, 1650 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 1700, 1725, 1750 के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। और यहाँ पर 1550 से टारगेट बढ़ाकर सीधे 2000 की दी, बड़ा अपग्रेड मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। तो मुझे लगता है कि आज ये तीनों टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप से न खुले, पहले टारगेट के आसपास या नीचे मिले तो खरीदना चाहिए। बाजार की कमजोरी में अगर ज़्यादा गैप न मिले तो खरीदने का मौका आपके लिए बन जाएगा। गॉट इट सर, ठीक है। ओके, तो ये है आपके लिए 2 स्टॉक ऑफ द डे जहाँ पर रखनी है नज़र। अच्छा जी, आज 2 लिस्टिंग है, उस पर बात करनी है, और एक बार ये अपडेटर पर भी। बिल्कुल, अपडेटर भी कल हमने बात की, लेकिन हो सकता है कल क्लोजिंग शो में काफ़ी लोगों ने मिस किया हो। तो हम तीनों तैयारी, मेरी लिस्टिंग की भी तैयारी है दोनों की, और IPO की भी। तो 9 बजे का समय, 9 बजे करते हैं, शुभ मुहूर्त। बिल्कुल सर, समय सेट है, 9 बजे बात करेंगे IPO एक्शन की भी। आइए, हमारी टीम भी हमारे साथ तैयार है, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष। जानते हैं इनसे कौन सी खबरें हैं, और साथ ही आज के ब्रोकरेज एक्शन पर भी। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले BSE, जहाँ पे जो बायबैक स्टार्ट हुआ था वो आज बंद हो जाएगा। 21 तारीख को ये ओपन हुआ था। करीबन 35 लाख शेयर्स इसमें दिए गए। टेंडर ऑफर के जरिए 1080 के भाव पर ये बायबैक की प्रक्रिया आज बंद होने वाली है। HMI एग्रो, जहाँ पे 50% IPO लॉक इन जो है वो आज खत्म होगा। 90 डेज का ये लॉक इन था, तो इतनी इक्विटी 50% की इक्विटी है IPO की, वो आज ओपन अप हो जाएगी। IPO के लिहाज से सिग्नेचर ग्लोबल की आज होने वाली है लिस्टिंग। इसका सब्सक्रिप्शन देखे तो 12.5 गुना ये भरते हुए नजर आया था। साइंस सिल्क की भी आज होगी लिस्टिंग, करीबन 4.5 गुना ये भी भरा था। वर्ल्ड टूरिज्म डे है, साथ ही साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 3rd ODI मैच भी आज 1:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। IPO अपडेट में JSW इंफ्रा, जहाँ पे अब तक अगर आप देखें तो 2.25 गुना का सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। आज इसका आखिरी दिन है, आज ये बंद होने वाला है। NII में देखेंगे तो आपको करीबन 4 गुना का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, और रिटेल में करीबन 4.25 गुना का सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया। अपडेटर सर्विसेज, ये IPO भी आज बंद हो जाएगा। अब तक करीबन 17% ये भरता हुआ नजर आया है। NII में देखेंगे तो 12% का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, और रिटेल में देखें तो 72% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आते हुए नजर आया। वैलेंट लैबोरेटरीज, ये जो IPO है ये आज से ओपन होने वाला है। 3 अक्टूबर तक ये जो IPO है वो खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखें तो 133 से 140 रुपए के आसपास के। इशू साइज 152 करोड़ के, और एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी ने करीबन 45 करोड़ रुपए जुटाए। तो वैलेंट लैबोरेटरीज का IPO आज ओपन होने वाला है। ओके, ये है आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज के लिए। अरमान, मॉर्निंग, बताएं खबरें कौन सी है। गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले वेदांता, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज का जो CFR डाउनग्रेड कर Caa2 किया है। आउटलुक जो है वो नेगेटिव रखा है, और अगले कुछ महीनों में जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बढ़ते जोखिमों के चलते जो है ये फैसला लिया गया है। इन्फोसिस लिमिटेड, यहाँ पर जनरेटिव AI को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। बोरोसिल रिन्यूअल, लगभग 1950-52 करोड़ के आसपास जो है कि डिमांड नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया है। IT विभाग ने असेसमेंट ईयर जो है 16-17 उसके लिए जो है डिमांड नोटिस दिया था। सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि लॉन्च के सिर्फ 36 घंटों में जो है बिरला का जो एक प्रोजेक्ट है जिसका फेज 1 की बिक्री उन्होंने पूरी कर दी है। 500 करोड़ में 556 यूनिट्स की जो है वो बुकिंग होती हुई दिखी है। प्रताप स्नैक्स, यहाँ पर बेंगलुरु के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में GST विभाग ने सर्च किया है। 25 सितंबर को GST की तरफ से सर्च एंड सीजर जो है वो कार्रवाई की गई थी। अंत में AB फैशन और TCNS क्लोथिंग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि अपडेट ये है कि कंपनी ने TCNS का जो 22% का एक्सपांडेड शेयर जो है उसका अधिग्रहण पूरा कर दिया है, और ये अधिग्रहण के बाद अब कंपनी के पास लगभग 51% जो है शेयर कैपिटल लगभग उनकी होती हुई दिखी है, और 26 सितंबर 2023 से अगर आप बात करें कंपनी TCNS की प्रमोटर बन गई है। ओके,
नुपुर, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? बिल्कुल, स्टार हाउसिंग फाइनेंस जहाँ पे प्रमोटर ने 4 लाख शेयर्स बेचे हैं, हिस्सा देखे तो उनका अब घट के 1% से कम होता हुआ दिखा है। ओपन मार्केट के जरिए 22 से 25 सितंबर के बीच ये ट्रांजैक्शन किया गया था। बल्क डील में वोल्टाइप ट्रांसफॉर्मर्स कल हमने देखा था, यहाँ पे एक बड़ी डील हुई थी। प्रमोटर ने करीबन 12% हिस्सेदारी बेची थी। अब बायर्स की लिस्ट अब सामने आ गई है, जहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड, मैनुलाइफ ग्लोबल फंड, साथ ही साथ सॉलिटेयर जर्नल ने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये स्टॉक आज फिर से फोकस में रहेगा। रामा स्टील, जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 0.3% से अपनी हिस्सेदारी घटाई है, बेची है। 50 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन हुआ है। HL ग्लासकोट, जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 3.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेची है। 505 के भाव पे हिस्सेदारी अब घट के 63% रह गई है। और बायर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे DSP म्यूचुअल फंड आपको नजर आएगा, जिन्होंने ये हिस्सेदारी खरीदी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो डीमेट अकाउंट की जो नॉमिनेशन प्रक्रिया थी उसकी अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर को खत्म होने वाला था नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट थी, वो अब बढ़ चुकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि म्यूचुअल फंड भी अपनी जो नॉमिनेशन की आखिरी डेट है वो बढ़ा सकते हैं। फिलहाल जो 30 सितंबर की डेट है वो बढ़कर 31 दिसंबर हो सकती है, तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, ये है आपके लिए ढेरों खबरें और साथ ही आज का पूरा एक्शन भी। बट ब्रोकरेजेस दमदार रिपोर्ट्स आई हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। FIR आज 2 सेट्स ऑफ रिपोर्ट लेकर आए हैं आशीष। मॉर्निंग, लंबे समय बाद 2 सेट ऑफ रिपोर्ट्स हम आते हुए देख रहे हैं। काम किया है। एक आध दिन पहले सिर्फ 2 रिपोर्ट भी तो आई थी। हाँ, एक ही स्टॉक पर थी। एक ही स्टॉक पर एक ही स्टॉक पे 2 रिपोर्ट आई थी। तो आशीष की एवरेज तो बराबर मेंटेन्ड है। कवर अप कर लिया। थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं आप। नहीं, अभी तो कम ही जाए। अच्छा, आज इतनी ज्यादा है एवरेज से ऊपर? दमदार रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट बहुत बढ़िया बताता हूँ आपको। हाँ, बढ़िया बताएं तो अच्छी बात, कम हो लेकिन बढ़िया हो। भारत के ऊपर से जैसे बजाज रिपोर्ट फाइनेंस आपने एक ही दी, रिपोर्ट तगड़ी थी, एकदम शानदार। वो अच्छी थी। स्टॉक उस दिन 4% भागा था। 4% गया था। तो दमदार से शुरुआत करें। दमदार रिपोर्ट है मेरे पास। भारत पर रिपोर्ट आई है नोमरा की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो उन्होंने अपने व्यू को बदला है। नोमरा ने रेटिंग अब न्यूट्रल से अपग्रेड कर ओवरवेट की राय दी और मान रहे कि भारत अब एक वेल नोन स्ट्रक्चरल स्टोरी है, और जहां पर आपके पास एक बड़ा लिक्विड इक्विटी मार्केट है, जहां पर FIs इसमें इंटरेस्टेड है निवेश करने के लिए। चाइना +1 की जो थीम है वो भी काफी हद तक कारगर साबित हो रही है। और साथ में अगर आप देखें तो थोड़ी सी जो सीजनल वीकनेस आई है कच्चे तेल में उछाल के कारण, वीकनेस और साथ में करेक्शन थोड़ा सा दिख रहा है। ये मान रहे कि एक बढ़िया टाइमिंग हो सकती है यहाँ पर एंट्री करने के लिए और अपना जो इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर है इसे बढ़ाने के लिए। हालांकि कुछ रिस्क भी आइडेंटिफाई किए, दिन के दौरान विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन अपना व्यू बदला है और रेटिंग को भारत के लिए इन्होंने अपग्रेड किया है। इसके अलावा पूरे IT सेक्टर पर नजर रखिएगा। रिपोर्ट्स आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर आप देखिए सबसे दमदार रिपोर्ट नजर आ रही है साइंट पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। इक्वल वेट से बढ़ाकर अब ओवरवेट की राय दी है और लक्ष्य भी आप देखिए 1550 से बढ़ाकर 2000 रुपए का टारगेट दिया है। मान रहे कि FY25 का जो सेक्टरल आउटलुक है वो काफ़ी बढ़िया, और इनफैक्ट यहाँ पर EPS में भी आपको अच्छी खासी सभी IT कंपनीज में ग्रोथ देखने को मिलेगी। टेक महिंद्रा पर यहाँ पर इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया और जो लक्ष्य 1060 से बढ़ाकर 1210 कर दिया। TCS पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3305 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3730 रुपये किया है। HCL टेक पर ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 1200 से बढ़ाकर 1450 किया, 1261 का भाव चल रहा है। इन्फी पर ओवरवेट की रेटिंग है, 1440 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1640 कर दिया, 1461 का भाव चल रहा है। विप्रो पर लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडर वेट की रेटिंग है, 352 से लक्ष्य एडजस्ट करके 390 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे है क्योंकि 413 का भाव है। LTI माइंट्री यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग है और लक्ष्य 5450 से बढ़ाकर 6150 कर दिया है। LTTS पर 3200 से 4000 का टारगेट दिया। एम्फेसिस पर भी टारगेट रेस किया, 2400 से बढ़ाकर 2700, और टाटा एलेक्सा यहाँ पर भी 5700 से लक्ष्य बढ़ाकर 6400 कर दिया। सबसे दमदार साइंट पर है, जहां पर रेटिंग भी अपग्रेड किया और टारगेट 1550 से सीधे बढ़ाकर 2000 कर दिया। ओके, तो ये है दमदार रिपोर्ट्स। साइंट पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई। साइंट पे हमारी रिपोर्ट पर मोहर लगा दी आशीष। मोहर लगा दी बिल्कुल। और भी रिपोर्ट्स हैं आशीष? और भी रिपोर्ट्स हैं। HDFC बैंक पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 2030 रुपए का टारगेट दिया है, 1538 का भाव चल रहा है। मान रहे कि मर्जर के बाद अगर आप देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से 7वीं सबसे बड़ी बैंक है और यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट फर्दर देखने को मिलेगा। लेकिन नेस्ले यहाँ पर UBS की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड, पहले खरीदारी किराए थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। की जो लक्ष्य है वो 23,000 से बढ़ाकर 24,500 कर दिया, 23,000 के आसपास का भाव चल रहा है। ये मान रहे कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगी, इनफैक्ट 1
1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 66 टाइम्स पर चल रहा है। इसके लिए इन्हें अपसाइड काफ़ी लिमिटेड नज़र आ रही है। AB कैपिटल जेफरीज ने कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी किराए के साथ। 175 का भाव है, 215 रुपये का अच्छा टारगेट दिया है। वो मान रहे कि अगले 3 साल में डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। टाटा कम्युनिकेशन लगातार हमारे रडार पर रहा है। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1800 से बढ़ाकर 2045 कर दिया है। मान रहे कि इन्होंने जो की एक्विजिशन किया है जो कि अक्टूबर के एंड से लागू हो जाएगा, इसके चलते अर्निंग्स में एक उछाल देखने को मिलेगा। SBI काज मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1115 के टारगेट के लिए। और अंत में GCPL गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है, 980 का भाव है, 1200 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन, और इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार, और आइए बिगुल के साथ किया जाए स्वागत पिक ऑफ द डे। शुरुआत करेंगे हम अमरीश सर के साथ। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है इंडियन होटल्स। बेस्ट नोन इंडियन लग्जरी ब्रांड ताज और उनके दूसरे जो ब्रांड्स हैं सिलेक्शन, विवांटा और जिंजर, ये सब मिला के करीब 33,000 कीज हैं अक्रॉस 270 प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग पाइपलाइन प्रॉपर्टीज। रिसेंटली बॉम्बे में खोला है, विक्रोली में, सिक्किम में भी खोला था 2 दिन पहले, फ्रैंकफर्ट में खोल रहे हैं, अयोध्या में खोल रहे हैं, ढाका, रायचक इन वेस्ट बंगाल। तो इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स 20 होटल्स खुलेंगे। FY25 में करीब 300 होटल्स क्रॉस कर जाएंगे। एसेट लाइट मॉडल है। एक्सपेक्टेड EPS है इनका करीब 10 का फॉर FY25, तो टारगेट बनता है मेरा 480 का। 480 के टारगेट के लिए करें खरीदारी इंडियन होटल्स में, ये राय आपके लिए अमरीश सर की तरफ से। आइए स्वागत विश्वेश जी का भी किया जाए। विश्वेश जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मेरी ओर से जो पिक ऑफ द डे है वो है कैश स्टॉक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, और साइडवेज मार्केट में सबसे बेटर होता है कि आप कंजर्वेटिव स्टॉक्स के साथ रहें। तो अभी अगर आज के कल के प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो पॉलीप्लेक्स में कल एक अच्छा सा प्राइस एक्शन देखा गया था। 1180 के आसपास का क्लोजिंग है। मुझे लगता है यहाँ पे 1140 40 रुपये का स्टॉप रखना चाहिए, और अगर मूवमेंट ठीक रहा तो 1240 1260 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पॉलीप्लेक्स बड़े दिनों बाद ये आया है रडार पर। कल अच्छे एक्शन में आती दिखी कंपनी, और यहाँ पर रखें आप खरीदारी की राय। 1180 के आसपास हुआ है बंद। टारगेट्स लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। आइए स्वागत किया जाए हिमांशु गुप्ता साहब का भी। सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, कैश सेगमेंट से ही रहेगा मेरा भी स्टॉक। कल हमने देखा कि कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स में, स्पेशली पेपर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होते हुए नजर आ रही थी। तो यहाँ पर एक छोटा साइज का स्टॉक है जीनस पेपर, जो कि कल एक काफी अच्छे शानदार वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छे ब्रेकआउट दिखाता हुआ बंद हुआ टुवर्ड्स द एंड। 21 रुपए के आसपास का क्लोज है अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2 से 3 दिन का नजरिया लेके 23 से 24 रुपए तक के टारगेट्स के लिए जीनस पेपर खरीदारी करके चलने की सलाह है। कोई भी डिप मिले पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 20 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 24 रुपए के टारगेट के लिए जीनस पेपर आज का पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है जीनस पावर, जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। कुणाल जी भी आ चुके हैं, और कुणाल जी आपका स्वागत करूं, उसके साथ साथ आप चारों से एक सवाल भी है। आप चारों को ये अंदाज लगाना है कि आज जो बुधवार का दिन है, जिसमें आज कोई न कोई तो आज गेस्ट एक्सपर्ट तो आएगा ही, तो वो आज कौन होगा गेस्ट एक्सपर्ट? और जवाब देते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, इन चारों का नाम, आप जो चारों बैठे हैं उनका नाम मत लीजिएगा। आप चारों में से कोई नहीं आ रहा है इतना संकेत ना कभी जरूर भरोसा नहीं ना कि हो सकता है विश्वेश जी सुबह हैं दोपहर में आ जाएं। हाँ, ऐसा नहीं है। मुंबई वाले हैं, हिमांशु जी फ्लाइट पकड़ के तुरंत आ जाए, अमृतसर भी आ सकता है। इसलिए मैं बता दूं, थोड़ा मैंने आपका काम आसान कर दिया। आप चारों में से कोई नहीं। जी हिमांशु जी। अनिल जी, एक और सवाल था कि मतलब रिपीट अपीयरेंस भी हो सकती है? 100% हो सकती है, बिल्कुल पीट के रिपीट हो सकती है। ठीक है। हाँ, तो जब आप थोड़ा अपने दिमाग में जोड़ डालिए, सवाल जवाब बताइए। तब तक मैं एक बार जरा कुणाल जी से ले लूँ उनका पिक ऑफ द डे। जी सर बताएं।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इस पर पूरा एक मंथन होगा और अनिल जी कुछ समय लगाएंगे हम लोग, लेकिन हम पूरे अनिल जी सही नतीजे पर पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो सारे साक्ष्यों को, सारे जितने भी एविडेंस है सबको देखकर फाइनल जजमेंट देंगे अनिल जी कुछ तो ये जो आपके और अनिल जी एक चीज जी 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 बोलिए। हाँ जी, नहीं जी पहले आप पूछिए। हाँ नहीं, मतलब ये जो इतने अच्छे वायदे करने की जो आपकी आदत है, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और बढ़ेगी, या मतलब इनबॉर्न टैलेंट है ये? अनिल जी अब देखिए क्या करें अनिल जी, इसी के भरोसे अनिल जी जीवन चल रहा है। तो कुछ वायदे अनिल जी करने चाहिए, कुछ पूरे भी करने चाहिए अनिल जी, और मेरा विश्वास है कि वायदे हम पूरे करेंगे अनिल जी, समय मिलेगा पर्याप्त। जी सर बताएं। अनिल जी आपका पोस्ट देखा अनिल जी मैंने, पर्यटन दिवस पर जो आपने पोस्ट किया है। हाँ। तो अनिल जी सवाल आपसे ये है अनिल जी, कहाँ घूमने फिरने ले जा रहे हैं अनिल जी? कितने समय से हमारा एक अनिल जी अनफिनिश्ड एजेंडा है कि हम सभी लोग एज ए टीम कहीं जाएं, वहां पर जाकर शो करें। तो आज अनिल जी टूरिज्म के डे है, तो टूरिज्म डे पर अनिल जी कुछ इस तरह की योजना बनाइए, ये आपसे हम सभी की कॉमन अनिल जी गुहार है। तो चलिए, मैंने जो वीडियो डाला है पर्यटन दिवस पे, उससे आप इंस्पायर हो गई, अच्छी बात है। तो मैं इंस्पायर करने के लिए डाला था, लेकिन हाँ दीप अब ये कर लेना चाहिए, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से ड्यू हो करना चाहिए। मुझे लगता है किसी न किसी को, एक हमारे एक्सपर्ट में से किसी को वॉलंटरली जिम्मा दे देना चाहिए कि एक आउटडोर कहीं बढ़िया एक शो सब गेस्ट के एक्सपर्ट के साथ किया जाए, एक पूरे दिन का। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा दिन आए ना जहाँ पे एक दिन आगे और एक दिन पीछे छुट्टी हो। हाँ, उस दिन आप बाहर जाके शो कर लो। है ना? अच्छा। तो क्या है कि वो ट्रेवल नहीं, तो क्या है कि वो ट्रेवल टाइम में इशू आ जाता है कि आप जैसे कोई थर्सडे अगर आपका वर्किंग, थर्सडे छुट्टी हो, तो फ्राइडे को कर लो और फिर वीकेंड आ गया। तो ये या ट्यूसडे अगर ऐसा कुछ हो। चलो किसी को काम पे लगाया जाए। आपके मुताबिक कौन है ऐसा आदमी जो इस काम को अंजाम नहीं देगा? उसे मत दीजिएगा। मतलब सिद्धार्थ जी के अलावा आपको किसी और को देना है। इन शॉर्ट्स में कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया जाए चीजों को? सिद्धार्थ जी के अलावा अंजाम नहीं देने वाले और अनिल जी आपको पूरा भरोसा दिलाने वाले तो अनिल जी कई सारे हैं जी, लेकिन अनिल जी चुनना उस व्यक्ति को है जो अनिल जी इसको एग्जीक्यूट भी करे। तो मुझे लगता है कि वो भी अनिल जी हमारे बीच हैं लोग। तो अनिल जी आप ओपन करेंगे तो बहुत सारे लोग वॉलंटियर करेंगे। चलो बस आइडिया दे दिया है, अब कोई अच्छा सा दिन देख के एक बार किया जाए। धन्यवाद बढ़िया आइडिया देने के लिए। और आज विश्व पर्यटन दिवस है। वैसे हमारी टीम ने एक तैयार भी करा है वीडियो आपके लिए। अरे अच्छा, पर्यटन दिवस का। आइए एक बार जरा देख भी लेते हैं। अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुणाल जी ने बात भी छेड़ दी। तो तो चलो घूमने फिरने का प्लान बनाया जाए एक। तो दीप, इसमें सबसे खास बात जो है वो ये कि ज़्यादातर जो जगह है वो सारी इंडिया वाली है। इंडिया वाली, यस। हाँ, तो पर्यटन दिवस के लिए ठीक है, विदेश यात्रा भी करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया को जरूर पहले एक्सप्लोर करें, वो जरूरी है। बताएं कुणाल जी, पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदने की राय है और खरीदना है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में हमने देखा कि कल के ट्रेड में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही थी जब बाजार बंद हो रहा था। कोलगेट पे हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा था कल के ट्रेड में। तो मुझे लगता है कि ब्रिटानिया को खरीदें, लेकिन इसमें एक अड़चन यह है कि एक रेजिस्टेंस है 4615 के आसपास और 4595 के आसपास बंद हुआ है। तो मुझे लगता है 4615 का लेवल पार हो जाए तो ब्रिटानिया को बाय करें। ब्रेकआउट चार्ट पर फिर उस केस में आपको देखने को मिलेगा। तो 4615 के ऊपर ब्रिटानिया में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 4575 पर, 4575 पर। पहला टारगेट होगा 4700 का, 4700 का मुझे लगता है फर्स्ट टारगेट होगा और 4775 का दूसरा टारगेट होगा ब्रिटानिया में खरीदारी की। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया पर राय खरीदारी की। जब हम गेस्ट ऑफ द वीक की बात कर रहे थे, गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक की, विश्वेश जी भी कुछ कहना चाहते थे। विश्वेश जी शायद आप हाथ खड़ा कर रहे थे, उस समय मैं आ नहीं पाया आपके। मेरे हिसाब से अनिल जी कोई मुंबई के गेस्ट है, या तो जय ठक्कर या सिद्धार्थ सदानी। जय ठक्कर, सिद्धार्थ सदानी, वेरी नाइस, नाइस आइडिया, नाइस गेस्ट। ओके, गेस्ट का गेस्ट जी। हिमांशु जी बताएं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, नोटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अनिल जी, मैंने अभी ट्वीट देखा आशु जी का कि आज उनकी आफ्टरनून में अपीयरेंस है, तो मुझे लगता है कि वही है वो। ओके आशु जी, अच्छा सुराग मिल गया इन्हें। ओके, कुणाल जी।
ये अनिल जी देखिए, मैं तो अनिल जी अभी इतने सारे संदेश अनिल जी व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, लोग सब कह रहे हैं कि आप लोग अगर आना चाहें तो कोई कहता है उदयपुर आ जाइए, कोई कहता है जयपुर आ जाइए, कोई कहता है गोवा आ जाइए। तो अनिल जी आपने बस आपके कहने की देर थी अनिल जी, देखिए कितने सारे लोग सामने आ रहे हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति अनिल जी हमारा पैनलिस्ट नहीं है, सारे बाहर के लोग हैं जो स्वागत कर रहे हैं। पैनलिस्ट सारे गायब है, पूरी तरह मौन है अनिल जी, पूरी चुप्पी बनाए हुए हैं। ना गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक कौन है ये बताओ। अनिल जी देखिए, मैंने काफी सोच विचार किया अनिल जी, मुझे लगता है कि सुमित जी हो सकते हैं अनिल जी आज गेस्ट ऑफ द वीक। नहीं, इसमें सोच विचार जैसा क्या है, मतलब सुमित जी के पीछे ये और बाकी इन दोनों ने क्या सोच विचार करके नहीं बोला? अनिल जी देखिए, मैंने जो असेसमेंट किया है जी, काफी समय लगाया है, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है सुमित जी होंगे, क्योंकि सुमित जी पिछले सप्ताह कह भी रहे थे कि उनकी बड़ी इच्छा है आने की। अच्छा। और वो अच्छी खासी मिठाई भी लेकर के आएंगे, तो सुमित जी होना चाहिए। साहब सुमित जी 8:30 बजे अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं जो घर से बहुत नजदीक है, स्टूडियो कहाँ पहुंचेंगे? चलिए आपका सस्पेंस मैं खत्म करता हूँ बिगुल के साथ, गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक। तो कुणाल जी को जाते हैं पूरे मार्क्स। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो सुमित जी निकले भाई साहब, देख लीजिए, हाँ 100% सुमित जी है। तो देखिए अनिल जी देखिए, हाँ अब कुणाल जी कैसे कर लेते हैं आप? अनिल जी देखिए, मैंने सारी एविडेंसेस को समझा, सारे आपने जिस तरह से पूछा, सुमित जी आज लेट हो गए, ये सारी चीजें कंसिडर करके अनिल जी फाइनल आपको आंसर दिया। गलत प्रोफेशन में आपको तो कोई लॉयर एडवोकेट सोलिसिटर होना चाहिए, इतने सारे एविडेंस तो वो भी नहीं जुटाते जितने आपने जुटाए। आइए सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आने का फील और मजा तो एक मजा है ना, मतलब बॉडी अपने आप यंग लगने लग जाती है। नहीं यंग तो एक्चुअली मैं वो बोली था जब सुमित जी आके बैठे, मैंने बोला आप टीवी पे कम दिखते हो और ज्यादा मतलब इन पर्सन ज्यादा यंग दिखते हैं। Yes, बिल्कुल और ज्यादा, और एनर्जी लेवल तो फिर यहाँ का मजा ही अलग है। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो अब अनिल जी पिक ऑफ द डे का शुरुआत करते हैं। पिक ऑफ द डे तो स्टॉक मेरे को चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, वो है डिवीज लैब। डिवीज लैब के अंदर पिछले 5 से 6 दिनों की गिरावट के बाद अब एक मोमेंटम बिल्टअप हुआ है। स्टॉक ने कल नीचे के लेवल से एक रिबाउंड दिखाने का शुरुआत किया था, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 3740 3750 के आसपास डिवीज लैब के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3680 3690 के पास है। 3680 के स्टॉप लॉस से डिवीज लैब पे यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 3825 का पहला टारगेट होगा, 3900 का दूसरा टारगेट होगा। आज और 1-2 दिनों के लिए खरीदारी करें 3825 और 3900 के टारगेट्स के लिए नीचे में 3680 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये है आपके लिए डिवीज लैब, जहां पर आपके कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉक में देखते हैं आज किस तरह का एक्शन भी बनता है। आइए कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं जो आज आपके रेडार पर रहने चाहिए। वेदांता, मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, CAA2 से घटाकर CAA3 कर दिया है। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। जरा एक बार वेदांता पर राय ले जाए। कल वैसे मेटल्स के लिए खराब दिन था। विश्वेश जी एक बार वेदांता का चार्ट देखें सर, 224 पर कल क्लोजिंग हुई थी और खबर भी अच्छी नहीं आ रही है इनके लिए। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? काफ़ी खस्ता चार्ट है दीपांशु। देखिए ओवरऑल स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में था ही, इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से बेरिश था। अभी जो शॉर्ट टर्म में 230 के ऊपर गया है दीपांशु, मुझे लगता है अगला लेवल 206 का आ रहा है और ये स्लो पॉइजन की तरह धीरे 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 करके जा रहा है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू इवन शॉर्ट। आप पोजीशन होल्ड करोगे तो ही पैसा बनेगा। मुझे लगता है 206 अगला सपोर्ट है, वहाँ तक जाना चाहिए दीपांशु। ओके, तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से राय। वेदांता पर नजर रखते हैं, इस चार्ट पर देखते हैं आज किस तरह का एक्शन ये कंपनी आपको दिखाती भी है। मूव इस पर आपको कमजोरी वाली ही दिख रही है। अमरीश सर, आपसे राय लेनी थी सर आईटी स्टॉक्स पर। आज एक बढ़िया रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। ज्यादातर आईटी कंपनीज के लिए अच्छा आउटलुक दे रहे हैं, टारगेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं, ओवरवेट रेटिंग भी वो लेकर आए हैं। क्या राय रखनी है सर इस समय आईटी सेक्टर पर? क्या रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं या फिर थोड़ा और समय लग सकता है रिकवरी के लिए? मुझे लगता है कि दीप थोड़ा बहुत टाइम लगेगा रिकवरी में, तो मैं तो वेट करूंगा इस क्वार्टर के रिजल्ट्स, एटलीस्ट Q2 रिजल्ट्स, उसके बाद ही डिसाइड करूंगा लेना है कि नहीं लेना है। बट देन लाइक माय अंडरस्टैंडिंग इज कि एटलीस्ट नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स भी थोड़े वीक रहेंगे
एंड आई थिंक दैट कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, शायद दिसंबर तक या जनवरी तक मिलेगा टाइम लेने के लिए। आई थिंक इमीडिएटली आई मीन आई वुड नॉट एडवाइज बाइंग, क्योंकि आई थिंक इट्स बेटर टू वेट फॉर द अर्निंग्स, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा इंतजार करें अगले तिमाही के नतीजों पर, और वहां पर जब करेक्शन दिखे तो करें खरीदारी। और नतीजे आने की तैयारी में ही है, बस सितंबर तो गया, 15 अक्टूबर के आसपास, 10 अक्टूबर के बाद कभी भी आईटी कंपनी के नतीजे शुरू हो जाएंगे। शुरुआत तो यही करते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, तो तब आप खरीदें और तब हम अमृतसर से लेंगे फिर से राय भी।